हेलो एवरीवन। सो हिस्ट्री एनआरटी एक नए लेक्चर में आप सबका वापस से स्वागत है। सो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करा था। इसमें पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट फैसेट्स थे। देन अबाउट रूलर्स के हमें बारे में हमने बात करी थी, जिसमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका एंड किस तरीके से उनका एक्सपेंशन हो रहा था उन सब के बारे में हमने बात करी थी। उनके कुछ टेन्योर में क्या क्या चेंजेस आए थे उनके बारे में हमने बात करी थी। एंड मैंने आपको लास्ट क्लास में पिलर्स के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत फैक्टॉइड दे दिया था। जो आज का इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्या होता है? आई बिलीव एंड आई नो आप सब बहुत समझदार हो, बेसिक अंडरस्टैंड आप सबके पास होगी। लेट मी क्लियर यू दिस पॉइंट कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे आई वुड से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट तो होता ही है, बट आई वुड से कॉम्प्लेक्स पार्ट भी होता है, बिकॉज इतने सारे आई वुड से इनन्यूमरेबल आप काउंट भी नहीं करते इतने कॉन्सेप्ट्स हैं कि आप बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स नितिन संजय की बुक हो गई, या फिर अब बेसिकली जो गवर्नमेंट्स के साइट्स होते वेबसाइट्स उनसे जाके आप पढ़ सकते हो। मैंने डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करके कुछ इंपॉर्टेंट आई वुड से डिफरेंट चैप्टर्स के अकॉर्डिंग, डिफरेंट ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग मैंने उनको कलेक्ट करा है। मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। एंड आई वुड से 60-70 to 80% आपका काम हो जाएगा। 10-20% ऐसा होता है जो रैंडम होता है, जिससे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो आपके ऊपर है आप कितना डीप जा सकते हो। बट अप टू 80% मैं आपको एश्योरिटी दे सकता हूँ। लेट्स स्टार्ट। सो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में सबसे पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ। सी आपको ये समझना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, ठीक है, हम इनके बारे में शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य हमें पता है कि उन्होंने पावर को अपने अंडर में कंट्रोल में लेके आए विद द हेल्प ऑफ कौटिल्यन के बारे में बात कर रखी थी। अब किसी भी मैं आपको इसे कनेक्ट करता हूँ थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत और मुगल्स के टाइम पे भी। तो जैसे हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल गौरी थे या फिर बाबर थे, ठीक है, तो इनके टाइम पे दिल्ली सल्तनत शुरू हुआ, इनके टाइम पे मुगल एम्पायर शुरू हुआ। अब हमें ये बात बिल्कुल पता है कि कोई भी रूलर या कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो अपने पावर स्टार्ट करता है किसी एक नए जोग्राफिकल टेरिटरी में, किसी नई ज़मीन पे, तो वहाँ पे सबसे पहले वो क्या करेगा? सबसे पहले वो अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा जितना ज़्यादा पॉसिबल है, ठीक है, अप टू सर्टेन लिमिट वो अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा। एंड आफ्टर दैट ही वो अपने आप को रोकेगा एंड फिर कॉन्सोलिडेट करने की कोशिश करेगा। कॉन्सोलिडेट मतलब जितना उसका ज़मीन है उसको वो उतना ही समेट के रखने की कोशिश करेगा। एंड बाद में जाके वो अपने पावर को और बिल्डअप करेगा उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा के लिए। इन सब चीज़ें के होने के बाद कोई भी रूलर आर्ट एंड आर्किटेक्चर फोकस करेगा। अब मैं आपको इससे कनेक्ट करता हूँ थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत से। अगर आपको थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वेल फ्यूचर में आपको इससे बहुत डिटेल में डिस्कशन करूँगा सल्तनत के बारे में, बट इतना आपको पता होगा जब भी हम मामलुक डायनेस्टी की बात करते हैं या इल्बारी या स्लेव डायनेस्टी जो भी आप कह लो, तो आई वुड से कुतुबुद्दीन ऐबक तक हमारे पास कुछ भी ऐसा मेजर डेवलपमेंट नहीं हुआ। ऑल्दो कई सारे आपको ऐसे देखने मिलेंगे, कुतुब मीनार हो गया एंड अलाई दरवाज़ा हो गया, अलाउद्दीन का झोपड़ा हो गया एंड सो मैनी, बट आई वोंट से कि वो एक बहुत दो से मेजर डेवलपमेंट्स, क्योंकि अगर कुतुब मीनार में था तो वो शुरुआत हुई थी, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कहीं ना कहीं इल्तुतमिश के अंदर हुआ था एंड फाइनली फिरोज शाह तुगलक के अंदर हुआ था। इट वॉज नॉट कम्प्लीटेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। वही हम जब बाद में जाते हैं फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड पे, या फिर हम बेसिकली देखते हैं आपके आई वुड से बलबन, बट हाँ इल्तुतमिश के टाइम पे एंड इवन अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, तो बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस हुए। क्यों हुए? क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कहीं ना कहीं एम्पायर स्टेबल हो चुका था। वही हम मुगल्स की बात करते हैं तो आपके बाबर और हुमायूं के टाइम पे नहीं हुआ था, अकबर, शाहजहां इनके टाइम पीरियड पे हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ क्यों? बिकॉज एम्पायर जब स्टेबल होगा तब जाके इन चीज़ों का होना शुरू होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य टाइम पे नहीं होता, बिंदुसार के टाइम पे नहीं होता। मेजर जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन शुरू होता है वो होता है अशोका के टाइम पीरियड पे। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। हम मानते हैं कि अशोका के टाइम पीरियड पे कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हुए थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आता है ऑब्वियसली रॉक कट आर्किटेक्चर, ठीक है। हम बात करते हैं पिलर आर्किटेक्चर, हम बात करते हैं बेसिकली बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, और हम बेसिकली कुछ ऐसे आर्किटेक्चर्स की बात करते हैं जो कि आर्किमिनीड से इन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को इंस्पायर किया था। आई वुड से कॉपी तो नहीं, बट हाँ इंस्पिरेशन उससे ड्रॉ किया था। तो पिलर आर्किटेक्चर के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बात कर रखी थी।
थोड़ी बहुत फैक्टॉइड्स के बारे में हम और बात करेंगे, बट हाँ, सबसे पहले बात हम बात करते हैं बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की। ठीक है, तो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में हम मेनली 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक हम बात करेंगे स्तूप, एक हम बात करेंगे चैत्य, एक हम बात करेंगे विहार। ठीक है, ऐसे इसके अलावा ही बहुत कुछ होते हैं, बट हाँ, इन तीनों के बारे में हम मेनली बात करेंगे। ठीक है, हम जब स्तूप की बात करते हैं तो ये एक्चुअली ये जो पार्ट है, ठीक है, ये लेटर मॉडर्न पीरियड में, आई वुड से पोस्ट मॉडर्न पीरियड में शुरू हुआ था। उससे पहले क्या होता था, ये जो आपका पार्ट है वो ज़मीन से ही जुड़ा रहता था। ठीक है, ये ज़मीन से ही सीधा डायरेक्ट होता था। इसे हम क्या कहते थे, इसे बेसिकली हम कहते थे अंडा। ठीक है, यहाँ पे जो पार्ट है इसे हम कहते थे छतरी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आपका पार्ट है इसे वेदिका के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बीच में होता था एक कलश। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है, ये सब अंतराल वगैरह है, इन सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। मेनली आपका ज़मीन से ही खड़ा होता था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो। अब लेट मी क्लियर यू वन थिंग, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ये बना किस चीज़ से होता था, ये बना होता था बेसिकली स्टोन से। ठीक है, अब क्वेश्चन था कि ये इन्फ्लुएंस स्तूपा का आना क्यों शुरू हुआ। तो क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि ये बात बिल्कुल सच है कि जो हमारा स्तूपा है वो हम बुद्धिज़्म से एसोसिएट करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि स्तूपा इज़ इक्वल टू बुद्धिज़्म। इट इज़ नॉट द केस। बुद्धिज़्म के अलावा आपको जैनिज़्म में भी या फिर प्रीवियस कई सारे ऐसे सेट्स रहे जहाँ पे आपको स्तूपास के रेफरेंसेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्तूपा बाद में जाके डेफिनेटली अशोका के टाइम पीरियड के बियॉन्ड हम देखते हैं बुद्धिज़्म से एकदम जुड़ जाता है कि स्तूपा इज इक्वल टू बुद्धिज़्म, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। ये बात याद रखिएगा कि स्तूपा वॉज सिंस इट्स इंसेप्शन वो आपका बुद्धिज़्म से ही जुड़ा हुआ था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन आता है कि स्तूपा था तो इसकी रेलिवेंस क्या थी। स्तूपा को माना यह जाता है कि कोई भी इंसान, जब प्राइमरी स्पिरिट की बात करते हैं, जो बुद्धिज़्म से जुड़ा हुआ है, या फिर वो बुद्धिस्ट मॉन्की है, या वो गौतम बुद्धा थे, तो बेसिकली उन सबको यहाँ पे उनके कलश को या फिर उनके किसी पार्ट को मान लेते, उनके शरीर के किसी अंग को या फिर उनसे जुड़ी हुई किसी सामान को मान लेते हैं कि उनका कोई पिन हुआ या कपड़ा हुआ या चप्पल हुए, कुछ भी हो, उनको यहाँ पे रख के एज अ पार्ट ऑफ रिजेम्बलेंस उसके ऊपर ये एक अंडा बना दिया था। और ये हॉलो नहीं होता था, अंदर से खाली नहीं होता था, ये पूरा सील्ड पैक होता था। राजवी सील्ड पैक ही होता है और कोई भी इसको खोल नहीं सकता था। ठीक है, और यहीं पे आके जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते थे वो बेसिकली आई वुड से पूरा एक आपका सरकम इम्बोलेंस करते, यानी कि पूरा एक चक्कर लगाते, इतना चक्कर लगाते बेसिकली, और एक पार्ट ऑफ रिस्पेक्ट यहाँ पे बैठ के प्रार्थना करते। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। प्रोमिनेंट एग्जाम्पल के देखोगे तो आपको सांची स्तूपा देखने मिलेगा, जो कि ऑब्वियसली आपको कहाँ देखने मिलता है, मध्य प्रदेश में देखने मिलता है। इसके अलावा भी आपको कई सारे और भी स्तूप देखने को जैसे आपको अमरावती में स्तूप देखने मिलेगा, फिर आपको घंटाशला में स्तूप देखने मिलेगा, एक आपको नागार्जुना कोंड में देखने को मिलेगा। तो ये सारे कहाँ पे, ये बेसिकली आंध्र प्रदेश में। कई सारे स्तूप जो माना जाता है इंस्पायर्ड थे इंडियन आई वुड से स्तूपास से, आपको वैसे सिलोन में भी, अनुराधापुरम में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने आपको कौन से बताया था, छतरी। छतरी और छत्रवली होती है। ठीक है, इस चीज़ को समझ लीजिए। जब बेसिकली आपकी एक छतरी होती है, ठीक है, तो जो छतरी कहते हैं, जब मल्टीपल छतरीज होते हैं तो इनको हम छत्रवली कहते हैं। ठीक है, यूजुअली अगर आप अशोका के टाइम पे देखोगे तो छत्रवली ज़्यादा होता था। इसमें आपका ये जो 3 छतरी दिखाने का कॉन्सेप्ट है, ये रिप्रेजेंट करता है बुद्धा, धम्मा एंड संघा। ठीक है, बुद्धम धर्मम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये चीज़ आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये एसोसिएशन था स्तूपा का। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे वो है चैत्य। जब हम चैत्य की बात करते हैं तो इस चीज़ को समझिए, चैत्य बेसिकली आपका एक काइंड ऑफ रॉक, और से आई वुड से जो भी पहाड़ होते थे या फिर किसी भी तरीके के ऐसे
बड़े रीजन्स, मतलब वैसे जो पत्थरों के होते हैं पहाड़ी रीजन से मेनली, जहाँ पे पहाड़ों को अंदर से कट करके काइंड ऑफ एक रेक्टेंगुलर, नॉट नेसेसरली ऑलवेज रेक्टेंगल, बट हाँ रेक्टेंगुलर आपका होता था, और अंदर में जाके ऐसा पैराबोलिक आपका बना देता था। ठीक है, इसमें आपकी चैत्यास का एक मेन रिजेम्बलेंस ये होता है कि यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती थी सुबह और शाम दोनों के टाइम पे। रॉकेट आर्किटेक्चर था ये, और ये यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे शुरुआत में से मान लीजिए एंट्रेंस गेट है तो यहाँ पे तोरण हुआ करता था। तोरण आपको पता होगा, एंट्रेंस गेट के अलग अलग डिज़ाइंस का बना होता था। आपका लोटस पेटल का एक शेप का होता था, और आपके कर्विलिनियर शेप का भी होता था। तो ये आपको दो तीन तोरण देखने मिल जाता था, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जब तक आपके कनिष्क नहीं आते तब तक इनको गॉड का रिजेम्बलेंस नहीं दिया था। तब तक बेसिकली यहाँ पे हमें स्तूप ही देखने मिलता है। एट द एंड ऑफ चैत्य तो आपको स्तूप देखने मिलता है। यहीं पे आके बेसिकली जो भिक्षुज होते भिक्षुणी होते वो पूजा अर्चना करते थे। एग्जाम्पल आपको कार्ले देखने मिल सकता है, और बाकी देखोगे तो अजंता में है, इलोरा में है, कार्ले में है, भजा में है, ये सारे महाराष्ट्र में। तो इसमें कई सारे आपको स्तूपास देखने को मिल जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। विहारास की बात करते हैं। हाँ, ये बेसिकली कार्ले स्तूपा का एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए एंट्रेंस है, यहाँ पे आपका स्तूपा रहता है। ठीक है, और यहाँ ये पूरा एक रेक्टेंगुलर आपका हॉल है, जहाँ पे एंड में आपका एक पैराबोलिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्लियर हो गया। तो ये आपको ये डायग्राम देखने को मिलता है। ऐसे आपको और भी जो है देखने को मिल जाएंगे। फिर आपको एक और आता है, वो आता है विहारा। विहारा माना जाता है बेसिकली आपका वो लोकेशन था जहाँ पे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते थे वो बेसिकली आपके रिसाइड करते थे, या फिर आप कह सकते हो कि आपका रेस्ट करा करते थे। काइंड ऑफ रेस्ट हाउस या हॉस्टल की तरह हुआ करता था। अगेन ये रॉक कट हुआ करता था, पहाड़ों को या पत्थरों को काट के बनाया जाता था। डिफरेंट शेप्स एंड साइज के होते थे, बट मेनली आपका जितना चैत्य के आसपास ही में विहार को ही बनाया जाता था। तो मेनली ये कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मल्टीपल रूम्स हुआ करते थे और वेरिएड साइज। ठीक है, और ये रहा आपका तोरण होता था, ये हॉल होता था जो कि पूरा खाली होता था। डिफरेंट रूम्स हुआ करते थे, रूम्स में किसी तरह का गेट नहीं हुआ करता था। यहाँ पे आपके पत्थर के स्लैब होते थे, उसमें भिक्षु सोया करते थे। ये काइंड ऑफ इंट्रैक्शन को होता था ज़्यादातर जब भी आपके वसा वसा होता है। इसके मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बात करी है। उस टाइम पे भी आपके यहाँ पर रह करते थे, या फिर मान लीजिए रेस्ट करने के लिए बहुत दूर से आए तो यहाँ पे बेसिकली हुआ करता था। यहाँ तक क्लियर। इसमें कई सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे कि आपको उड़ीसा में देखने को मिल जाएगा उदयगिरी, खंडगिरी, धौलागिरी, फिर अजंता, इलोरा, नासिक, कार्ले, भजा। तो ऐसे भी आपको एविडेंसेस जो है देखने को मिल जाएंगे विहार का। तो चैत्य, विहार और स्तूप का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्लियर होता है। रॉक कट आर्किटेक्चर में मुझे आपको एक चीज़ और बतानी है, वो है धौली एलिफेंट। ठीक है, धौली एलिफेंट बेसिकली आपको देखने मिलेगा उड़ीसा में। उड़ीसा में देखने को मिलेगा धौली एलिफेंट। तो धौली एलिफेंट की बात करें तो बेसिकली हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, तो धौली एलिफेंट की बात करें तो ये बेसिकली एलिफेंट को रिप्रेजेंबल करता है। ठीक है, एंड इसके अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये आपको एक ट्रंक देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको एक लेग देखने को मिल रहा है, यहाँ पे इनका टस्क देखने को मिल रहा है, एंड बहुत ही ब्यूटीफुली कार्व्ड। ठीक है, यहाँ पे इनका लेफ्ट पैर को देखिएगा ना तो थोड़ा सा वो स्लाइटली बेंड होता हुआ देखने को मिलेगा, जो कहीं ना कहीं कई सारे इंटरप्रिटेशन है। कुछ स्टूडेंट्स मानते हैं कि शायद ये जो कंस्ट्रक्शन था वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। कुछ ऐसा मानते हैं कि ये ऐसा ही था, वो बनाना ऐसा ही चाहते थे, जो नेचुरली ये दिखा रहा था कि एक हाथी जो है वो केव से बाहर आ रहा है, और इसको रियल रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग के तौर पे, रियल लाइफ पिक्चराइजेशन के तौर पे वो दिखाना चाहते थे। तो ये कुछ आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था, कुछ कुछ मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू पिलर आर्किटेक्चर। तो इस वीडियो लेक्चर को, प्रीवियस वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखें। उसके कंटेंट में आपको दो तीन इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा कि बेसिकली आप को कई सारे ऐसे पिलर्स देखने मिलेंगे। कुछ ऐसे पिलर्स हुआ करते थे जो कि रिजेंबल करते थे। लाइक पिलर्स में क्या होता है कि आप किसी चीज़ को काव कर दो और उसको फिर आप कहीं भी इंपॉर्टेंट लोकेशन प्लेस कर दो, तो लोग उसको देख के ऑब्जर्व करेंगे एंड उसमें इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे। ठीक है,
तो ऐसे और कई सारे ऐसे होते थे जहाँ पे आप कॉमेमोरेट कर रहे हो किसी चीज़ को, एक इम्पॉर्टेंट इवेंट को बताने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसे भी मैं देखने मिले, जैसे रूमिंडे। ठीक है, रूमिंडे में और नीलगाय सागर में आपको देखने मिलता है कॉमेमोरेटिव्स थे। स्कीज़म आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए आपको सांची में देखने को मिलेगा। ऐसे कुछ ऐसे थे जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को करने के लिए था, जैसे कि दिल्ली में तो आपको देखने मिलेगा। क्राउन अगर आप बात करें तो जो एनिमल थे, मैंने आपको बुल की बात की थी। ठीक है, रामपुरवा में आपको उसके एविडेंसेस देखने को मिलेंगे। लायन आपको रामपुरवा में, सांची में, ठीक है, वैशाली में और लौरिया नंदनगढ़ में देखने को मिलेंगे। ठीक, और कुछ में ऐसे भी थे जहाँ पे आपको किसी तरह का नहीं देखने को मिलेगा, तो होता कोशा। ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो बुल कहाँ था, लायन कहाँ रहता है और कहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, ये इम्पॉर्टेंट है समझना। ठीक है, आपको एलिफेंट भी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देखने मिला है, ये आपको देखने मिला है संकीसा से। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, मैप बेस्ड लोकेशंस हैं। ठीक है, सारनाथ हमें पता है, सारनाथ में जो आपको लायन मिला है वो 4 साइड क्राउंड एनिमल है। वो बेसिकली आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो नेशनल एम्बलम के तौर पे भी आज के दिन में एक्सेप्ट किया गया है। ये बुल है जो हमें रामपुरवा में देखने को मिला है, ये कुछ ऐसा आपको डिज़ाइन देखने को मिलता है। क्लियर, तो ये बेसिकली इम्पोर्टेंट यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक, कुछ इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स थे जो हमने बात करनी थी। देखिए, बात सिंपल सी है, जब हम बोलते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा था मॉडर्न पीरियड में, तो उस टाइम पे घर तो बनते होंगे। घर बनते थे तो वो कैसे बनते थे, वो बनते थे वैटल एंड डब हट्स के, जो हमने लेटर वैदिक पीरियड की बात की थी, कुछ ऐसे। ठीक है, आपको थैच रूफ के साथ देखने मिलता है। ठीक है, नॉर्मल घर भी देखने मिलते हैं। तो ये घर आपका एक काइंड ऑफ सोशल हायरार्की को रिप्रेजेंट करता है। धीरे धीरे क्या हुआ, लकड़ियों के घर बनना शुरू हुए। पर लकड़ियों के घर में अगर मेगास्थनी के इंडिका को भी देखते हो, कई सारे ऐसे सोर्सेज जो ये बताते हैं कई बार आग लग जाते थे। और आग क्यों लगता है, बिकॉज लकड़ी में आग लगाना आसान होता है। और कुम्हराहार, हमें कैसे पता चलता है कि लकड़ी के घर होते थे। एक्सकेवेशन हुआ था कुम्हराहार में, जो बिहार में, वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के पैलेस के पिलर्स के एविडेंसेस हमें देखने को मिले, जो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट शो करते हैं। ठीक है, सॉरी, ये हाँ, ये सारनाथ का है 4 लायन क्राउंड एनिमल। इसमें आपका विष्णु चक्र है, जैसे मैंने बताया था, एबेकस या पुष्प फ्लावर। यहाँ पे आपको एनिमल्स देखने मिलेंगे, ये डेकोरेटिव एलिमेंट्स की तरह होते हैं। ये 4 डायरेक्शंस में देख रहे होते हैं, एक पीछे में है। तो बेसिकली डिफाइन कर रहा होता है कि हम हर एक डायरेक्शन से प्रोस्पेरस है, ग्रो करें, डेवलप करें। चक्र का रिजेंबल ये होता है कि सब कुछ एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में है, वी आर ग्रोइंग, धर्म चक्र को रिप्रेजेंट करता है ये। तो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट आई वुड से रिप्रेजेंटेशन है हमारे पूरे इंडियन कल्चर का। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ में आता है हुआ क्या था। जैसे मैंने बताया कि लकड़ियों के घर बनते थे, तो धीरे धीरे अशोका का जब समय आया तो उसने आर्किमिनीड्स, जिनको हम पर्शियंस कहते हैं, ईरान की लोकेशन में, वहाँ से कुछ चीज़ों को समझा और यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। क्या समझा कि बेसिकली पत्थरों के घर बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो पत्थर का घर एक्चुअली बनता है वो अशोका का बनता है इंडिया में। और जैसे जैसे अशोका का बनता है तो कुछ बाकी प्रोस्पेरस लोग, ऑब्वियसली जिनके पास पैसे तो होंगे ज़्यादा, पावरफुल लोगों के पास, मिनिस्टर्स के पास, वो भी पत्थर घर बनाना शुरू करते हैं। जो थोड़े कम अमीर होते हैं वो लकड़ी घर, जो उससे कम अमीर होते हैं वो बैटल एंड डबर्ट्स, और उससे जो कम अमीर होते हैं वो बहुत ही नॉर्मल घर बना के रहा करते थे। तो इस तरीके से आपका सोशल हायरार्की भी और स्ट्रेंथन होना शुरू हो गया। आर्किमिडीज से इन्फ्लुएंस हमें कहाँ देखने मिलता है, स्तूपा से देखने मिलता है। स्तूपा में बेसिकली बताया था अबैकस ऊपर होता है, पर्शियंस में अबैकस नीचे होता है। ठीक है, तो ये भी आपको इन्फ्लुएंस देखने मिलेगा। बाकी आर्किमिडीज का इन्फ्लुएंस हमें कई सारे और भी लोकेशंस में देखने मिला है, ना सिर्फ आपके मॉडर्न पीरियड में बल्कि सब्सिक्वेंट पीरियड में देखने मिला। क्वेश्चन आता है कि क्यों क्यों इन्फ्लुएंस देखने मिला। इन्फ्लुएंस, सिंपल सा रीज़न ये था इन्फ्लुएंस इसे देखने मिला क्योंकि क्लोज कॉन्टैक्ट है। गांधार तक एक्सटेंशन था, और गांधार कहाँ पे, पाकिस्तान के रीजन में, और ईरान का बॉर्डर पाकिस्तान को टच करता है। तो ऑब्वियसली क्रॉस बॉर्डर आपका जो ट्रांसमिशन है आइडियोलॉजीज़ का, वो हमें देखने को मिलता है। जैसा हड़प्पन डिबेट में आया था, ओरिजिन के डिबेट में, वैसे यहाँ पे भी आप समझ सकते हो। यहाँ तक क्लियर हुआ। लास्ट टॉपिक, लास्ट एक इम्पॉर्टेंट आइडिया है,
ये है दीदारगंज यक्षिणी। तो ये बेसिकली आपको बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और एक यक्ष का कॉन्सेप्ट भी आता है, और ब्राह्मणिज़्म और हिंदुज़्म आपको हर जगह देखने मिलेगा। ये क्या शो करती है, माना था कि कुबेर के नीचे, भगवान कुबेर के नीचे यक्ष यक्षिणी आते हैं। ये फर्टिलिटी और प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ की रिप्रेजेंटेशन होते हैं। तो काइंड ऑफ सेक्युलर इमेज है, आपको तीनों ब्राह्मणिज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म हर जगह पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। ये रहा लोमस ऋषि केव। लोमस ऋषि केव अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिस्कशन के लिए, क्योंकि अब जितनी भी बाकी केव्स अशोका को देखते हैं तो हाँ, उनको कार्व आउट किया गया, उनमें उनको क्लियर किया गया, उनको बनाया गया, इम्पॉर्टेंट थे। लोमस ऋषि केव में इम्पोर्टेंट क्या था, ये बेसिकली आप इसको देखोगे तो आपको बहुत ही ब्यूटीफुली कार्विंग्स यहाँ देखने मिलेंगे जो और कहीं नहीं था। यहाँ पे आपको जाली वर्क देखने मिलेगा, यहाँ पे आपको ब्यूटीफुली यहाँ पे क्रोकोडाइल देखने मिलेगा, एलिफेंट देखने मिलेगा। पिक्चर क्लियर नहीं है, शायद अब समझ में नहीं आ रहा होगा, बट हाँ ऐसा है। आपको यहाँ पे एलिफेंट्स, क्रोकोडाइल्स, लोटस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने मिलेंगी। ये आप डिज़ाइन जो है, ये मैं आपको बताऊं, ये एक्चुअली इन्फ्लुएंस आपको आर्च का जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली आपको देखने मिलता है इस्लामिक डेवलपमेंट, इस्लामिक आर्किटेक्चर में। बट यहाँ पे भी देखने मिला, क्यों देखने मिला, इसका ये इन्फ्लुएंस क्या होता है। आपने कभी सुना होगा कि एक स्टोन, आई वुड से मेन स्टोन होता है किसी भी घर का, जो पूरे घर के भार को संभालता है। ठीक है, ये समझा आपने। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये भी वैसे कुछ कॉन्सेप्ट पे बिल्डअप है। ठीक है। होता क्या है कि आपका ऐसा आर्किटेक्चर आर्च बनाने के कॉन्सेप्ट की वजह से यू विल फाइंड कि जो भी ऊपर से बाहर आता है उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है दोनों साइड पे, जिसकी वजह से जो आर्किटेक्चर होता है उसको डैमेज नहीं होता। तो ये बहुत ही साइंटिफिक है, अगर आप ध्यान से साइंटिफिक है उस टाइम पीरियड के हिसाब से। तो हाँ, इसलिए इसको स्पेशल डिस्कशन रिक्वायरमेंट थी। इसके अंदर आप देखोगे तो बहुत पॉलिश रूम हुआ करता था, और लोमस ऋषि केव है जहाँ पे आपको आजीविकास को जो दिया गया था, सॉरी बराबर केव था, सॉरी बराबर, हाँ बराबर केव में ही जो है यहाँ पे अशोका, यहाँ पे आजीविकास को जो कई सारे गांव दिए गए थे बिंदुसार के द्वारा, इसके बारे में मेंशन किया गया। ठीक है। सो आज का हमारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। मैं आपको अगेन ये बोलूँगा कि जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे डिस्कशन के लिए वो मैंने आपको बता दिए। इससे आपका आई इंश्योर यू कि 80 to 85%, ठीक है, मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि आपका कवर अप हो गया। रेस्ट 15 to 20% जो है वो डिपेंड करता है सब्सिक्वेंट वीडियो लेक्चर्स में, मैं आपको बताते जाऊँगा, उनको आप ऐड ऑन करते जाना, यू विल अंडरस्टैंड। कहीं भी डाउट आता है आई विल रिक्वेस्ट यू इन वीडियो लेक्चर्स को मल्टीपल टाइम्स देखें। एक बार देखने से कोई नहीं सीख सकता है, ये बात बिल्कुल सच है। सेकेंडली, आप लोग बहुत कैपेबल हो, ये मुझे आपके कमेंट्स, फीडबैक्स एंड जितने मैसेजेस मुझे आते रहते हैं स्पेशली ईमेल के थ्रू, तो उनके थ्रू मैं समझ जाता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, एंड आई एम ग्लैड। तो मल्टीपल टाइम्स देखिए, अपने नोट्स बनाइए, नोट्स को आपको अगर मुझसे फीडबैक चाहिए होगा तो मुझे ज़रूर बताएं। आई एम रियली सॉरी कि मैं आपको अब उससे टाइमली बेसिस पे रिस्पॉन्स नहीं दे पाता हूँ, बिकॉज मैं खुद ऑक्यूपाई रहता हूँ डिफरेंट मल्टीपल जगहों पे। बट आई विल इंश्योर यू कि मैं जो भी वुड लेक्चर दूंगा वो कॉम्प्रिहेंसिव होगा, एंड आपको इतना इंश्योर कर सकता हूँ कि वो सारे वुड लेक्चर्स आपको ना सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो यूपीएससी सीएससी हो, यूपीएससी में हिस्ट्री ऑप्शनल हो, या फिर आपका स्टेट पीसीएस हो, या फिर आपका यूजीसी का एग्ज़ाम हो, या फिर आपका मास्टर्स का एग्ज़ाम हो, हर जगह आप बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हो एंड फैक्ट्स को आप कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा वीडियो लेक्चर ख़त्म होता है। अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, एंड ऐसे ही मुझे फीडबैक देते रहें। एंड किसी भी तरह क्वेरी हो, फील फ्री टू आस्क मी, जिससे मुझे टाइम मिलेगा आई विल रिवर्ट यू बैक। टिल देन पढ़ते रहिए। जय हिंद।